बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। माली साल के बजट के पेश होने के बाद जो बहस है वो ये है कि पाकिस्तान में तरक्की के अहदाफ के लिए करना क्या चाहिए। सिर्फ ये रकम का हेर फेर नहीं है, आदाद शुमार नहीं है, बल्कि एक पॉलिसी, एक विजन की ज़रूरत भी होती है। और जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ गवर्नेंस के कितने मसाइल हैं और उन मसाइल की वजह से ही हम अभी कभी भी जब तरक्की की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो 4 साल, 3 साल, 5 साल के बाद ग्रोथ का अमल रुक जाता है। तो आज के प्रोग्राम में कुछ ये तय करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में गवर्नेंस के मसाइल किस तरीके से हमारी इकनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। और आप जानते हैं कि अफरात ज़र का मामला बहुत अहम है। हुकूमत ने तो काफ़ी हदफ रख लिया। उन्होंने कहा जी कि 6.34 के अराउंड रहेगी इस साल में महंगाई, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो 10 और 11 के बीच में शरह है महंगाई की, जो कि आवाम के लिए बहुत ज़्यादा है। अगरचे हुकूमत ये दावा भी करती है कि जो फ़ीकस आमदन है उसमें इजाफ़ा हुआ है, और फ़ीकस आमदन में इजाफ़े के साथ साथ आपने सुना होगा कि वज़ीर इत्तलात ने यह भी कहा कि लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो भी बढ़ी है। लेकिन बहरहाल ऑन ग्राउंड हमें अभी तक आवाम की तरफ से किसी ऐसे इजहार की नवीद नहीं मिलती कि वहाँ पे लोग खुश हों और समझें कि हमारी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा हो गया। कुछ बजट की बात करेंगे। कराची में बहुत अहम जो डेवलपमेंट हुई है, आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब की सरबराही में कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई। गैर कानूनी तामीरात को उन्होंने कहा जी कि मुकम्मल तौर पे उन इमारतों को गिरा दें, और जहाँ पे भी सरकारी ज़मीनें हैं, जहाँ पे गैर कानूनी कब्ज़े हैं, जहाँ पे NOCs ठीक नहीं हैं, ये सारे मामलात एक दफ़ा में ही अब आप ठीक कर लें और ख़त्म कर लें। और आप जानते हैं कि आज मुतासरीन ने बिल्डर्स के साथ वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने अपील की है सुप्रीम कोर्ट से कि इस फैसले पर नज़र सानी की जाए। मामला ये है कि जब आप NOCs ले रहे होते हैं, जब बिल्डिंग्स का आगाज़ होता है, और ये कोई छोटा सा कोई मकान या वो नहीं है, बल्कि कई मंजिला इमारतें हैं, और जब ये इमारतें बन रही होती हैं उस वक्त वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंतज़ामिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो सारे के सारे खामोश क्यों होते हैं, और उनकी पूछगछ कौन करेगा, उनसे एहतसाब कौन लेगा? क्योंकि आज लोग जो घरों में रह रहे हैं वो बेघर हो जाएंगे। तो मामला इस तरह से तो दुरुस्त नहीं होने वाला। तो सिंध हुकूमत इसको कैसे डील करेगी और हमारे यहाँ ये मामलात होते क्यों हैं, कुछ उस हवाले से भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। जी, हमारे साथ मुख्तार अहमद अली साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, जो कि गवर्नेंस और बजट के एक्सपर्ट हैं, CPDI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नासिर गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जी बिजनेसमैन हैं, इनका ताल्लुक भी बिल्डर्स एसोसिएशन से भी है, मार्केटिंग का काम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया गोंदल साहब आपने हमें ज्वाइन किया। दूसरी तरफ अगर हम गवर्नेंस के मसाइल के साथ सियासत की बात भी करें तो आप जानते हैं कि PDM दोबारा से अपनी तहरीक का आगाज़ कर रही है। फवाद चौधरी ने PDM को एक बदजायका डिश करार दे दिया आज, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आइंदा सिंध में PTI की हुकूमत होगी। तो ये दावा तो ज़ाहिर है अब हम सियासतदानों से पूछेंगे कि आखिर उन्होंने किस बुनियाद पर यह कहा, कि क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में हमने देखा कि PTI को उस तरह से कामयाबी हासिल नहीं हुई। गुफ्तगू का आगाज़ में मुख्तार साहब आपसे करना चाहूँगी। हम जब बजट की बात करते हैं तो जो बड़ी चीज़ें लोगों की समझ में आती हैं वो ये हैं कि महंगाई कितनी कम होगी। ग्रोथ रेट को लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं कि ग्रोथ रेट अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। और फिर तरक्याती बजट एक लोगों की समझ में आता है कि PSDP में इतने पैसे रखे गए हैं, ये बड़े मंसूबे हैं, ये बड़े डैम बनेंगे, ये बड़े ब्रिजेस बनेंगे, ये बड़ी सड़कें बनेंगी। आपको लगता है कि हम जो बजट तैयार करते हैं और जिस तरीके से फिर उसको खर्च करते हैं, हम इस मुल्क को इकनॉमिकली कहीं आगे भी लेके जा रहे हैं या हम एक ही दायरे में घूम रहे हैं? जी, मुझे तो लगता है जी कि हम एक दायरे में घूम रहे हैं। देखिए, जब हम अपने बुनियादी मसाइल का जायज़ा लेते हैं तो हमें लगता है कि शायद वो वहाँ पे हमारी तवज्जो नहीं है, हम उनको हल करने की तरफ कोई बहुत सीरियस इक़दामात नहीं उठा रहे हैं। देखिए, सोचने की बात यह है कि ग्रोथ तब आती है जब हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, वो हमारा अपना बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहा हो, हमारी अपनी हुकूमत इन्वेस्ट कर रही हो, या बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही हो। तो पिछले कई सालों में हमने देखा है कि बाहर से हमारे मुल्क में कोई खातिर खा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, उसमें कोई बहुत बेहतरी हमें नज़र नहीं आती है, बल्कि शायद पिछले साल में तो कुछ उसमें कमी नज़र आई है। अच्छा, फिर डोमेस्टिकली अगर हमारे सेविंग रेट्स अच्छे हों तो फिर ज़ाहिर है कि वो बैंकों के पास पैसा होता है, फिर वो रिसाइकल होता है, फिर वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट होता है। तो हमारे यहाँ सेविंग रेट्स भी मुसलसल हमारे यहाँ कम रहे हैं और अभी भी कम हैं।
हुकूमत ने इस साल अगरचे जो एलोकेशन की है पीएसडीपी के लिए वो बढ़ाई है और उम्मीद है कि उसके नतीजे में शायद कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन पीएसडीपी में जो पैसे रखे गए हैं क्या वाकई हुकूमत के पास इतने पैसे आ जाएंगे, क्योंकि उसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि हमारी जो रेवेन्यू एफर्ट है वो कितनी कामयाब रहती है। तो इस दफ़ा हमने जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा हदफ जो है वो शायद 4.7 5,000 अरब के नज़दीक जी करीब था, लेकिन वो भी शायद हासिल नहीं हो पाएगा, हम उसको मिस करेंगे। तो अगले साल क्या हम 5.8 ट्रिलियन का हदफ हासिल कर पाएंगे? तो अगर वो हासिल नहीं होगा तो फिर कट कहाँ पे लगेगा? ज़्यादा इम्कान ये है कि वो पीएसडीपी पे लगेगा। अच्छा, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं, आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ सेविंग्स कम हैं, हमारे यहाँ बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आती है? तो मेरे ख़्याल में वहाँ पे बुनियादी मसाइल हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम है, माजी में अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब रही है, हमारे यहाँ कोई पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं है, एक हुकूमत कुछ काम करती है फिर डिसरप्शन हो जाती है, फिर एक नए तरह की हमारे प्रायोरिटीज़। पिछली हुकूमत में मिसाल के तौर पे सी पैक पे बहुत फोकस था, अभी उस पर फोकस कम नज़र आता है, और तो इस वजह से जो लैक ऑफ कंटिन्यूटी है ना और सियासी अदम इस्तेहकाम है। ठीक, अच्छा मैं तो इन उसकी वजूहात वजह से का हल अब हमारे पास क्या है वो भी आपसे पूछूंगी, लेकिन गोंदल साहब, कुछ सेक्टर्स को हम देखते हैं कि हमेशा ही हर आने वाली हुकूमत कुछ सेक्टर्स को तो बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है और कुछ सेक्टर्स को बड़ा कॉन्सनट्रेट भी करती है, और मौजूदा जो हुकूमत है वो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट और इन तमाम बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा उन्होंने रिलीफ भी दिया, इसको बड़ी अहमियत भी दे रहे हैं और इनको बड़ा सपोर्ट भी किया जा रहा है रियासती सतह पे। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ किसी एक या दो या तीन सेक्टर्स को सिर्फ सपोर्ट करने से जो पूरी इंडस्ट्री है वो चल सकती है, या आपको कोई ऐसी पॉलिसी बनानी होगी कि सबको ही साथ लेके चलना होगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें जैसे आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में कह रही हैं, उसके लिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी, सारे सेक्टर्स को आप साथ लेके चलेंगे। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो पहले से थोड़ा सा बेहतर है, और लेकिन जो इमरान खान की गवर्नमेंट की तरफ से जो एक एमनेस्टी दी गई थी, उसके कोई ख़ास जो है वो फ़ायदा नहीं हासिल कर सकी गवर्नमेंट। एक तो नंबर वन तो एक कोविड की वजह से कुछ लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, ऑलरेडी एक बड़ी अजीब कन्फ्यूजन थी। और फिर सेकंड, जैसे मुख्तार साहब भी अभी बात कर रहे हैं कि आपकी जो बाहर से जो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, वो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, तो हम उनको प्रॉपर एक एतमाद वाला मॉल दें, उनको तोहफ़्फ़ दें, उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर उनको हम लोग तोहफ़्फ़ देंगे तो वो आगे चलेंगे। और सेकंड ये कि कुछ कवानीन जो हैं, मैं समझता हूँ कि जब गवर्नमेंट कोई भी किसी भी शोबे के रिलेटेड कोई नई तरमीम कर रही होती है, तो मेरी एक अपील है कि आप जो है उस शोबे के रिलेटेड जो शोबे के एक्सपर्ट हैं उनको साथ शामिल करें, उनको साथ एक टेबल के ऊपर बिठाएं, उनके राय लें, वो एक्सपर्ट हैं, वो आपको मशवरा देंगे कि इसमें आप कैसे करें तो आपका रेवेन्यू जो है वो आपका बढ़ सकता है। हमारा इस्लामाबाद में CD है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि जी उनके पास जो है वो तकरीबन 70 से 75 अरब रुपए के फ़ंड इकट्ठे हो गए। अच्छा, अगर तो वो फ़ंड उन लोगों ने किसी अच्छे तरीके से रेवेन्यू इकट्ठा किया होता तो फिर तो समझ आती थी कि जी इदारा जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन आप देख लें, आपके ब्लू एरिया मेन इस्लामाबाद के आपकी जितने बड़े प्लॉट्स हैं वो सारे सेल कर दिए गए। तो ये जो पैसा है, इससे आप लोग नहीं कह सकते कि एक इदारा जो है वो ग्रो कर रहा है या उसकी जो फंड है उसका रेवेन्यू क्या करना चाहिए? प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप रखनी चाहिए? बिल्कुल अपने पास प्लॉट, ये हुकूमत का काम वैसे होता नहीं है कि वो बिजनेस चलाए। लेकिन देखें, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी दी थी और उसमें कहा था कि जी आप 2 साल के अंदर जो आपकी ब्लैक मनी है, इन्वेस्टर्स को कहा गया कि आप ब्लैक मनी इन्वेस्ट करें और 2 साल के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है आपने। तो मुझे बताएं कि 2 साल के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। फिर सेकंड ये कि आपके 1 साल तो चाहिए NOCs लेने के लिए। मुख्तलिफ जो एक बिल्डर है वो एक बिल्डिंग खड़ी करना चाहता है, प्लॉट उसके पास है, उसको कम से कम 6 माह से लेके 1 साल का टाइम चाहिए सिर्फ NOCs क्लियर कराने के लिए। अच्छा ठीक है, आप क्योंकि अपने सेक्टर के रेलिवेंट ज़्यादा उसमें डिटेल में बात कर रहे हैं तो मुख्तार साहब, लेकिन ये हमें ये भी आइडिया होता है कि पाकिस्तान की कुछ रैंकिंग बेहतर हुई है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, हम कुछ थोड़े से दर्जे बेहतरी की तरफ गए हैं। लेकिन अभी भी जो लोग गिला करते हैं वो यही करते हैं कि जब आप ब्यूरोक्रेसी और जो लोकल हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जब आप उसके चुंगल में फंस जाएं, कोई भी बिज़नेस करने वाला, चाहे वो आपका पाकिस्तान का बिज़नेस है, बाहर का बिजनेसमैन है, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब हम तरक्की को देखते हैं, बजट को देखते हैं, अपनी इकनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं, तो जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस के मॉडल्स हैं क्या? डू वी हैव एनी
मॉडल्स के जिसको हम कहें कि यहाँ पे हम कामयाब थे, ये वाला फेस था जो पाकिस्तान के लिए हमने वाकई कुछ अचीव किए माइलस्टोन्स, और उसके बाद हम रुक गए? देखिए, जो अगर हमने अपने मुल्क में ग्रोथ लानी है तो उसके लिए गुड गवर्नेंस तो चाहिए, वो तो एक बुनियादी कंडीशन है, उसके बगैर ये हमारे यहाँ ग्रोथ नहीं होगी। देखिए, हमारे अपने बिजनेसमैन को इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसका अभी जिक्र किया गया कि आप अब अगर एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और उसकी अप्रूवल लेने जाते हैं तो उस पर एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और उस पर फिर करप्शन भी बहुत है। आप यहाँ पे कहीं पे जाइए और कहिए हमें CDA से या किसी TMA से या RDA से अप्रूवल चाहिए, तो वो मिलियंस में पैसे मांगते हैं उसकी अप्रूवल के लिए, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, आपको ब्राइब करना पड़ता है, उस पर टाइम काफ़ी लगता है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारा अपना इन्वेस्टर जो है उसकी कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ती है, उसका वक्त ज़ाय होता है, और फ़ॉरेन इन्वेस्टर का आप सोचिए कि उसके लिए किस तरह की मुश्किलात होती होंगी। अच्छा, उसमें फिर जैसे मैंने पहले भी बात की कि एक फ़ॉरेन इन्वेस्टर तो ख़ास तौर पे ये देखता है, हमारे यहाँ जब जो डोमेस्टिक सेविंग रेट्स बहुत कम हों तो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की अहमियत बहुत ही बढ़ जाती है, क्योंकि वहीं से पैसा आएगा तो फिर हमारे यहाँ ज़्यादा तरक्की होगी, क्योंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक सेविंग्स तो बहुत कम है जो रिसाइकिल होकर इन्वेस्ट हों। तो उसके लिए फ़ॉरेन इन्वेस्टर बाहर बैठा हुआ क्या देखता है, वो परसेप्शन पे जाता है। वो ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें भी मैटर करती हैं कि कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस क्या है, लेकिन इकोनॉमिक सर्टेनिटी भी मैटर करती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मैटर करती है। उनको अगर ये लगे कि यहाँ पे तो कल पता नहीं है क्या हो जाना है, सियासी तब्दीली आ जाए, नई पॉलिसीज़ क्या होंगी, तो वो फिर इन्वेस्ट नहीं करता है। तो हमारे यहाँ एक तो अदम इस्तेहकाम की बहुत ज़रूरत है। अगर हमारे यहाँ आइन की हुक्मरानी हो, हर किसी को पता हो कि यहाँ आइन के मुताबिक काम होने हैं, डिस्ट्रप्शंस नहीं होनी है, और अदालतें जो हैं वो आज़ादाना तौर पर फ़ैसले करेंगी और सही फ़ैसले करेंगी। अब आप ज़रा पीछे मुड़ के देखिए, हमारे यहाँ कितने ट्रांजैक्शंस हुए। स्टील मिल्स की मिसाल ले लीजिए, रिकोटेक की ले लीजिए, वो जैसे भी फ़ैसले थे वो गलत थे। अगर गलत थे तो वहाँ पे गवर्नेंस की बात आ जाती है कि हमारी किस तरह की गवर्नेंस है कि हमने गलत फ़ैसले कर लिए। अच्छा, लेकिन जो इन्वेस्टर है जो बाहर से आया या मुल्क में, उन्होंने तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए होंगे, चूँकि एक बड़े ट्रांजैक्शन को मैच्योर करने के लिए आप कंसल्टेंट हायर करते हैं, आप वक्त लगाते हैं, आप क्या क्या करते हैं, और फिर पता चला कि वो तो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने वाइड डिक्लेयर कर दी है, ये कुछ और हो गया। तो ऐसी सूरत में जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं जो इधर उधर बैठे होते हैं कि वो क्या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार होंगे, वो कहेंगे अगली दफ़ा क्या होगा। अच्छा, उनका ट्रस्ट हमने कैसे बहाल करना, और जो गवर्नेंस के मसाइल की यहाँ पे निशानदेही हुई है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से मौजूदा हुकूमत काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रही है, और हम बहुत अरसे से ई गवर्नेंस की बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक तो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की तरफ ज़्यादा बढ़ना, ई गवर्नेंस को लाना है। तो ये अभी तक हुआ क्यों नहीं, कुछ इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और आप हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सलमान शाह साहब ने, और हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी साहब। सईद गनी साहब, जो कराची में इस वक्त बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है कि जो भी नाजायज़ इमारतें हैं जहाँ पे गैर कानूनी NOCs थे, या वो कब्ज़े की चीज़ें हैं, या सरकारी अराज़ी के ऊपर किसी और ने बिल्डिंग बना ली है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये कि इन सारी इमारतों को गिरा दिया जाए, और मुतासरीन आज वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे। जो अहम बात है इसमें वो ये कि जब ये इमारतें बन रही होती हैं तो उनको NOCs कौन देता है, और कैसे उन अनासर को सामने लाया जा सकता है, क्योंकि लोगों को बेघर करना तो हल नहीं है। आपके ख्याल में मामला हल कैसे होगा, और मसला असल में है क्या? मैं एक तो ये जो आपने कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की है ना, उस जुमरे में अगर कोई आती है उसको तो फौरी तौर पर गिरा देना चाहिए, उसको बनना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी जो रिसेंटली 2-3 जजमेंट्स में जिन चीजों का जिक्र किया गया वो उस कैटेगरी से आती नहीं है, उनका केस जरा सा डिफरेंट है। अच्छा, हाँ, जो अलादीन पार्क की जमीन पर एक तो वो कुछ शॉप्स बनी हुई थी, और एक जो है वो पवेलियन एंड क्लब एक वहाँ बना हुआ था। अच्छा, वो पहले हो गया होगा, चले, मैं नहीं कहता कि सारा ठीक होगा, कहीं ना कहीं किसी ने गलती कर दी होगी, लेकिन 30 साल से ज्यादा अरसा उसको हो गया है, और वहाँ लोगों ने पैसे लगाए हैं, अपने कारोबार कर रहे थे, और हजारों लोग वहाँ से अपना रोजगार कमा रहे थे। अच्छा, अगर किसी हुकूमती एहलकार ने
किसी एक अफसर ने कोई ऐसी गलती कर दी है जो खिलाफ कानून थी और उसको दुरुस्त करना है, तो मेरी राय में ये तरीका शायद इससे बेहतर हम तरीका कोई अडॉप्ट कर सकते हैं कि उसको एक ही दिन में डेमोलिश कर दें और उन लोगों को बेरोजगार कर दें जिनके घर वहाँ से चल रहे थे, जिनकी बिजनेसेस वहाँ पे थे। वो लोग जो एक दिन पहले तक अच्छा खासा अपना कारोबार कर रहे थे, अगले दिन वो जमीन पे आ गए। तो इसका जो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट होता है, जो एक मैं समझता हूँ कि ह्यूमन क्राइसिस पैदा होते हैं, कि इंसानी अलविया जन्म लेता है, हमें उस चीज़ को सामने रखना चाहिए। तो एक उसमें वो हुआ। अच्छा, ये जो दूसरी बिल्डिंग की जिसकी आप बात कर रही हैं, ये बिल्डिंग 1953 में सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वहाँ पर एक है, उसने किसी को अलॉट किया एक प्लॉट, और फिर 1953 में ही उसके प्लॉट के साथ कुछ और कोई एडिशनल जमीन का हिस्सा था, वो भी उसके साथ उसको दे दिया। ये 50s की बात है। अच्छा, अभी जो 10-12 साल पहले जो उसमें इजाफा हुआ है वो 77 गज जमीन है, सिर्फ 77 यार्ड्स। अब अगर 1950 में जो एडिशनल लैंड उस वक्त के जो मालिक को मिली, ओरिजिनल लॉटी को मिली, अगर उसको ये कह दिया जाए वो गलत थी, चले हम मान भी लें वो गलत थी, लेकिन उसके ऊपर जो बिल्डिंग बन गई, देखिए जिसने प्लॉट खरीदा उसने कोई 1953 में नहीं खरीदा, उसने तो कोई 2004 या 5 में खरीदा। उसने पैसे दे दिए जमीन के। वहां पर जो प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ वो तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद हुआ। वहाँ जिन लोगों ने अपार्टमेंट्स बुक करवाए, जिनको पोजीशन मिल गया, जिन्होंने पैसे दे दिए, बिल्डर ने पैसे ले लिए, उसके ऊपर कुछ लगा दिए, तो कुछ अब मुनाफा आप कमा लिया। अच्छा, आप सही बात करें लोग जी जी, अब आप लोग रिव्यू में जाएंगे, आपके ख्याल में सिंध हुकूमत इसमें क्या? मेरी गुजारिश ये है, हमने पहले भी एक आध मरतबा रिव्यू की अपील की थी किसी एक इशू पे, लेकिन वो नहीं मानी गई। मेरी गुजारिश ये कहती है, मैं मोहतरम चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए हमेशा कहता हूँ कि नीयत ठीक है, वो चाहते हैं कि कराची में गलत काम ना हो और उसको जो गलत हुआ है उसको ठीक होना चाहिए, लेकिन जो तरीकेकार है मुझे उससे थोड़ा बहुत ही अदब के साथ बस करो, मुझे इख्तलाफ है। देखिए, अगर आपने ये चीजें ठीक भी करनी है और वहाँ पर जो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है, वहाँ जो लोग अब रह रहे हैं वो तो पैसे दे चुके हैं बेचारे, उनका तो कोई कसूर नहीं है। सही। और किसी भी सूरत में उनको सारे पैसे नहीं मिलेंगे। आप एक अच्छे भले घर में रहने वाले फैमिली को आप कल कह दें कि तुम सड़क पे आ जाओगे और उसके बाद तुम्हारी कंपनसेशन का देखेंगे, तो ये मुनासिब शायद तरीके का। ठीक, अच्छा सईद गनी साहब, एक मुझे आपसे कमेंट और चाहिए, आपकी राय आ गई इस मामले पे। जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा आज के आइंदा सिंध में PTI की हुकूमत होगी। इस पे आप क्या? मैं इस पे हंसी सकता हूँ। मतलब जो जमात जिम्मी इलेक्शन जितने भी हुए हैं उसमें जिल्लत आमेज शिकस्त उनको मिल रही है, शिकस्त जिल्लत आमेज। वफाकी वजीर फैसल वाउडा जो सीट छोड़ते हैं उसमें ये 5वें नंबर पे आते हैं, फिर कहते हैं अगली हुकूमत हमारी। मतलब इससे ज्यादा ढीठ पना मैं तो नहीं कुछ कह सकता हूँ। ठीक है, अगर जैसे ख्वाब वो देख रहे हैं, अपने लोगों को खुश करना चाहते हैं तो करने दें, लेकिन आप देखिएगा कि अगले इलेक्शन में इनको कैंडिडेट्स ही नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सईद गनी साहब हमसे बात करने के लिए। और सलमान शाह साहब, आपकी तरफ यही मसला लेके आऊँगी। सईद गनी साहब ने कहा उस वक्त गलत हो गया होगा कुछ। हमारे यहाँ गवर्नेंस के असल मसाइल ऐसे ही हैं। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी लगता है कि जो गवर्नेंस का मॉडल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोताही है, वहाँ पे बड़े लकूनाज हैं, मसाइल हैं। आपके ख्याल में असल मसला है क्या कि बजट हो भी, वसाइल हों भी, इसके बावजूद भी हम फंसे रहते हैं और वो बजट कभी तो इस्तेमाल ही नहीं होता, अगर इस्तेमाल हो भी जाए तो वो सही तरह से इस्तेमाल नहीं होता? देखिए, एक तो है कि ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, ये कराची पाकिस्तान का कमर्शियल कैपिटल है। कराची पाकिस्तान का तकरीबन आप समझ लें कि वाहिद पोर्ट सिटी है और कराची पाकिस्तान का दिल भी है। और हमारी जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हैं वो कराची के मसाइल का हल करने से नाकाम हो चुके हैं। आई थिंक कि ये हमें रिकग्नाइज करना चाहिए कि कराची के लिए इमरजेंसी के तौर पे हमें काम करना पड़ेगा। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज MQM पहले और पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टीज ने भी बहुत बेदर्दी के साथ कराची के साथ डील किया है और कराची को हमने तकरीबन खंडर बना के रख दिया है। तो आई थिंक कि इसके ऊपर तो अब
बहुत ही ड्रामेटिक किस्म के काम करने की जरूरत है इसको रिट्रीव करने के लिए। सही। अब इसमें आप देखें कि इसकी प्रॉपर प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग, पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कराची के साथ जुड़ी हुई है, पूरा पाकिस्तान इससे इफेक्ट होता है और हमने इसको एक किस्म की जगह बना दी है जहाँ लूट मार भी होती है, वहाँ जहाँ करप्शन फेम बार हैं, जहाँ रूल्स को बनाया जाता है पैसे बनाने के लिए, जहाँ पे मतलब दुनिया की आप समझ सकते हैं कि तमाम मिस गवर्नेंस जो है वो कराची में इस वक्त। अच्छा सलमान शाह साहब, आप कह रहे हैं कि कुछ इमरजेंसी बुनियादों पे करने की ज़रूरत है। मैं आपसे पूछूंगी कि क्या ऐसी चीज़ें आप तजवीज़ करते हैं, लेकिन मैं ज़रा मुख्तार साहब से भी इस पर कमेंट ले लूँ। मुख्तार साहब, इतना बड़ा शहर है और अर्बनाइजेशन से बहुत बुरे तरीके से हम हिट हुए हैं, स्पेशली अगर कराची के केस को देखा जाए। हमारे पास अब ऑप्शंस क्या हैं, कैसे इस सारे मेस को हम बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं? ज़ाहिर है अब जो लोग आके बस गए हैं वो पॉलिटिकली बात ठीक है कि अब उनके साथ आप क्या करेंगे, आप उनको उठा के डिस्प्लेस नहीं कर सकते। देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या हमने आइंदा के लिए ठीक कर लिया है कि ये जो मसले माजी में बने, जिस वजह से भी बने, अब आइंदा वो काम नहीं हो रहा है। तो एक तरफ जो है हम वो पिछले मामलात को ठीक करने के चक्कर में हैं और दूसरी तरफ हमें नज़र में आता है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे वही काम हो रहे हैं, NOCs इशू हुए जा रहे हैं। तो बुनियादी मसला तो गवर्नेंस का है। अब बात ठीक है कि अगर माजी में हुकूमत से गलतियाँ हो गई हैं और पूरे सिस्टम ने गलतियाँ की हैं तो अब उसकी सज़ा आम आदमी को तो नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, आप उन कल्प्रिट्स को पकड़ें, उनको सज़ा दें और कहीं पे आपको एक पब्लिक एमिनिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए या रोड को बेहतर बनाने के लिए, स्ट्रीट को ठीक करने के लिए आपको कहीं पे कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है, तो उस पुराने हुए गलत इक़दाम को आप रेगुलराइज़ करिए। जहाँ पे आपको सड़क या स्ट्रीट को ठीक करना है उसके लिए आप बाकायदा से वो ज़मीन लेके लोगों को कंपनसेट करिए, उनको रिहेबिलिटेट करिए। अच्छा, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब तक ऐसे लोग जो इस तरह की हरकतों में मुलव्वस रहे हैं, आप उनको सजाएं नहीं देते, उनसे पैसे रिकवर नहीं करते और आइंदा के लिए सिस्टम को ठीक नहीं करते, तो क्या आइंदा के लिए सिस्टम ठीक हो रहा है? क्या हमें कोई इक़दाम कहीं पे भी, सिर्फ कराची की बात नहीं है, कहीं पे भी कोई होते हुए नज़र आ रहे हैं? पंजाब में सैकड़ों सोसाइटियाँ जो इल्लीगल हैं। अच्छा, आपने गवर्नेंस की बात की है, मैं सलमान शाह साहब से पूछूंगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो मुकामी हुकूमतें हैं, वो कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं इन सारे मसाइल के लिए। लेकिन गोंदल साहब, पिंडी इस्लामाबाद में भी स्पेशली जो भी नई आबादियां हैं या नई सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी जगहों पे NOCs का मसला बना हुआ है। लोगों को प्लॉट मिल गया, उन्होंने ख़रीद लिए, पैसे दे के कब्ज़ा मिला, उन्होंने घर बना लिया। अब वहाँ पे बिजली के कनेक्शंस को बंद कर दिया गया, कहा गया जी कि ये सारा है ही इलीगल, तो यहाँ पे ना बिजली मिलेगी ना गैस मिलेगी। तो जब शुरू हो रहा होता है तब क्या होता है? कौन इनको NOC देता है, कौन इनको बनने देता है? तब NOCs के बगैर ही कुछ प्रोजेक्ट शुरू हो गए थे। मैं पिछले 10-12-15 साल से मैं देख रहा हूँ कि कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसे थे जिन लोगों ने गवर्नमेंट के साथ, मिसाल के तौर पे जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है उस पार्टी के इन्वेस्टर आते हैं। तो जो इन्वेस्टर मिसाल के तौर पे नून लीग की गवर्नमेंट थी तो नून लीग के इन्वेस्टर थे, और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट चेंज हुई है तो PTI के इन्वेस्टर्स आ गए। तो जब आपकी पार्टी के इन्वेस्टर होगा मेन शहरों में काम करने वाला, तो उसमें मसाइल बढ़ेंगे। और फिर अभी एक बड़ा अच्छा काम किया इस गवर्नमेंट ने कि एक पंजाब आर्डीनेंस के नाम से ये लेके आए हैं कि ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स या ऐसी कोई कमर्शियल बिल्डिंग जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रही हैं और मतलब उनके ऊपर काम हो चुका है, वहाँ पे लोग घर बना के रह रहे हैं, अगर वो उसको NOC नहीं मिला हुआ किसी वजह से भी, तो उसको एक जुर्माना करके उसको हम लोग लीगल दायरा कार के अंदर लेके आएंगे। तो जो लेकिन उसके ऊपर जो है वो जगह है और हमारे पास रकबा काफ़ी है, शायद ये मैनेज हो सकता है, लेकिन कराची का काफ़ी बड़ा मैस है। कुछ बात करेंगे गवर्नेंस और इकोनॉमिक गवर्नेंस को कैसे बेहतर किया जाए। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और सलमान शाह साहब, जब इकोनॉमिक गवर्नेंस की बात होती है तो पाकिस्तान में बहुत सारे मॉडल्स हैं जो डिस्कस किए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हमें पावर को डिज़ोल्व करना चाहिए और जो आप अगर लेके जाएंगे इसको लोकल सतह पे
वसाइल की तकसीम वहाँ पे होगी, मैनेजमेंट वहाँ पे होगी, तो हमारा गवर्नेंस का पूरा निज़ाम बेहतर हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से ये सारी वर्बल बातें हैं ना, ज़बानी कलामी। आपके ख्याल में, आप क्योंकि इतने अहम ओहदों पे रहे हैं, आपने सारे निज़ाम को ख़ुद चलाया भी है और चलता हुआ देखा भी है, आपके ख्याल में पाकिस्तान के इकनॉमिक गवर्नेंस के और हमारे जो डेवलपमेंट के मसले हैं वो हल कैसे हो सकते हैं? वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, एक तो बात ये है कि ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। ये बहुत से ममालिक ने अपनी गवर्नेंस को बेहतरीन तरीके से की है और आज वो एक गरीब मुल्क से बहुत अमीर मुल्क बन चुके हैं। आपके सामने एग्जाम्पल कोरिया का है, मलेशिया का है, अब चीन का है। चीन आज से 40 साल पहले पाकिस्तान से भी गरीब मुल्क था, आज वो सुपर पावर बना हुआ है और कोई 100 गुना बड़ी उसकी इकॉनमी होगी। हमारी इकॉनमी वहाँ की वहाँ बड़ी है जो आज से 40 साल पहले थी। और ये हमारी गवर्नेंस का सिस्टम जो है ये बिल्कुल नाकाम हो गया। और जो एग्जांपल्स अभी आप दे रहे हैं इसमें भी आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट को मेरा ख्याल है चाहिए कि अब जो इफेक्टीज हैं उनको इमीडिएट कंपनसेशन दिलवाएं हुकूमत से, और जो इदारों ने ये काम होने दी है उनको तो डिसमेंटल कर देना चाहिए। उनको आई थिंक बिल्कुल ये निज़ाम को आगे चलने से रोकना चाहिए और कमीशन बनाएं जो कराची का वे फॉरवर्ड देखे और उसको आप फिर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये पाकिस्तान पूरे के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की प्रोग्रेस, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि कराची को हम सही तरीके से डेवलप करें और इसको वो इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बनाएं जो ये इसका हक बनता है। सो आई थिंक कि अब इसको हम टाल मटोल नहीं कर सकते और ये हमें ज़रा मेजर काम करने पड़ेंगे और इस निज़ाम को बेशक सस्पेंड करना पड़े, सस्पेंड करें, लेकिन सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करें और ये मसले पाकिस्तान के हल हों। अभी तक तो ये सिर्फ अपने एक किस्म की सियासत जो है वो करप्शन के साथ इतनी क्लोजली जुड़ चुकी है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। ठीक हो गया। मुख्तार साहब, आपके ख्याल में क्या गवर्नेंस के चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमारे पास मॉडल्स हैं क्या? किस तरफ जाना चाहिए? जो कराची में हुआ वो खुदा न खास्ता बाकी शहरों में भी हो सकता है, क्योंकि अर्बनाइजेशन तो बहुत बड़ा इन्फ्लक्स है, एक आप रोक नहीं पा रहे, आपके पास मैनेजमेंट का कोई मैकेनिज्म नहीं है। देखिए, हम ब्रॉडली अगर बात करें तो सबसे पहले तो सियासी इस्तेहकाम चाहिए हमारे मुल्क को, क्योंकि उसके बगैर कोई और चीज़ें हो नहीं सकती हैं। तवज्जो जो है हमारी बहुत सारी एनर्जीज़ हम वहाँ पे वेस्ट करते रहते हैं और ज़ाय होती रहती है। आप बहस उठा के देख लें, अभी बजट पे कोई मीनिंगफुल बात बजट पे नहीं हो सकी है या इकनॉमिक पॉलिसी पे नहीं हो सकी है, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो सियासी अदम इस्तेहकाम एक बड़ी वजह है, तो सियासी इस्तेहकाम चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर चार्टर ऑफ इकानमी की बात होती रही है, क्योंकि एक हुकूमत आती है उसकी कुछ और प्रायोरिटीज़ होती हैं, दूसरी होती है वो उसको आके बिल्कुल उलट कर देती है। अभी आप देख लें पिछली हुकूमत की प्रायोरिटीज़ और मौजूदा हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में आपको कई जगहों पे बहुत फ़र्क नज़र आता है। अच्छा, तो वहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म एक इकॉनमी चार्ट ऑफ इकानमी चाहिए, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क चाहिए। फिर ये है कि हुकूमत गवर्नेंस में तवज्जो दे कि क्या बॉटल नेक्स हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यही बात है, आपने कमर्शियल बिल्डिंग की जाके अप्रूवल लेनी है तो 25 लाख 10 मरले पे कमर्शियल प्लाट पे आपको रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये मसाइल कौन बैठ के हल करेगा? क्या वो रूल्स के इश्यूज़ हैं, प्रोसीजर्स के इश्यूज़ हैं, डिसीजन मेकिंग के इश्यूज़ हैं? ये वो काम है जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ में होनी चाहिए, हमारा मिनिस्ट्रीज़ करें और वो उस पर तवज्जो दें कि हम इन बॉटल नेक्स को रिमूव करें। अच्छा, आप समझते हैं कि एग्जैक्टली। अच्छा, वो पार्लियामेंट को हमारी इन कामों पे तवज्जो देने का वक्त ही नहीं मिलता कि वो बैठ के लॉज को देखें। वो देखें जैसे कराची के मसाइल बने हैं, जैसे इलीगल सोसाइटीज़ पंजाब में जिस पे भी आर्डीनेंस भी आया है और सारे मुल्क में, तो इसको कैसे कि फ्यूचर में ऐसे ना हो और जो हो चुका है उसको कैसे ठीक करना है, ये हमारी पार्लियामेंट्स में, असम्बली में काम होना चाहिए। अच्छा, एक और बात, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वो कैसे होगा? वो स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम से होगा, वो इकनॉमिक पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी से होगा और आपने वहाँ पे डायरेक्ट करना है। अब देखिए, हम कहते हैं बहुत रिमिटेंसेज आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं और बेहतरी आई है उसमें। अच्छा, लेकिन वो जा कहाँ पे रही हैं? वो लोगों की शादी ब्याह या डेली नीड्स में जा रही हैं कि एक फैमिली गरीब है, वो बाहर से किसी ने भेजे, वो शादी के लिए पैसे भेज दिए, वो किसी और मकसद के लिए भी घर बनाने के लिए भेज दिए, या फिर वो रियल इस्टेट में जा रहा है। अच्छा, क्या वो इंडस्ट्री में जा रही है?
क्या वो बिज़नेस में जा रही है? अच्छा, तो हमें जब तक हम इन चीज़ों को ठीक नहीं करते तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये जो हम लॉन्ग टर्म में एक सस्टेन्ड इकनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, शायद वो मसले हल नहीं हो पाएंगे। और हमें, और आखिरी बात कि हमें अपने जुडिशल सिस्टम में भी इन्वेस्ट करना है। देखिए ट्रिलियंस ऑफ रुपीस अभी भी आप देखें FBR के, इन्वेस्टर्स के, मतलब एक बिल्डिंग है उसकी लिटिगेशन में दहाइयों चलती है। बिल्कुल जी, मैं इधर से शुरू करता हूँ। ये जो जुडिशल सिस्टम की बात की गई है, अभी देखें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कराची में जो एक बिल्डिंग आप गिराने की बात कर रहे हैं, अगर देखें उन जो जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने तो उसके ऊपर देखी, उन्होंने लॉ देखा कि क्या इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, किसके नाम पे, उन्होंने उस हिसाब से उसका डिसीजन दे दिया। लेकिन अगर इसको ही ऑन ग्राउंड चीज़ों को देखें तो जो दरमियान में जिस बंदे ने ये बिल्डिंग बनाई, जिस बंदे ने पैसा कमाया, जिन इदारों के लोगों ने उससे करप्शन की और उसको NOC जो है वो दिया, उनका एहतसाब होना चाहिए और ये पैसे वापस आने चाहिए, उसको जुर्माना करें। और इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, जिन लोग एंड यूज़र जो है उसका कोई कसूर नहीं है। यही मैंने पहले बात की थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, अब देखें इसमें अगर इसी बिल्डिंग की बात कर लें, अगर मिसाल के तौर पे इसमें से हाफ बिल्डिंग जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उन लोगों ने इन्वेस्ट की हुई है, तो उन वो नेक्स्ट कोई बंदा करेगा इन्वेस्टमेंट। तो ये एक है। उसके बाद जो हमारे देखें कंस्ट्रक्शन को प्रॉपर एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है, तो उसके जो डिपार्टमेंट हैं उसको उसमें आप जो है इस्लाहात लेके आएँ, ठीक है, अपग्रेड करें उसको, NOCs जल्दी दे दें। मिसाल के तौर पे बाहर की कंट्रीज़ में ये होता है कि जी जो बिल्डर्स है उसका कंसल्टेंट जो है वो ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करता है, ऑनलाइन ही अपना सारा वो प्रोसेस सबमिट करते हैं और उनको ऑनलाइन ही NOC मिल जाता है, तो उनको ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तो आप कह रहे हैं कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए बिजनेस के लिए, और दूसरा हमने गवर्नेंस के कुछ इश्यूज़ के ऊपर वे फॉरवर्ड अपने मेहमानों से सुना है। सलमान शाह साहब, मुख्तार अहमद अली साहब और नासिर गौदल साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी। सैयद गनी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में गवर्नेंस के मसाइल तो बहुत संगीन हैं, और जब तक वो इस्लाहात नहीं होती जिसका वादा बहुत सारी हुकूमतों ने किया है और मौजूदा हुकूमत ने भी किया था कि अफसरशाही, सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी, इन सारी चीज़ों की जो इस्लाहात हैं वो होंगी। जुडिशल रिफॉर्म्स भी टेबल पे हैं बहुत अरसे से, और इतने पेंडिंग केसेस हैं और इतनी लिटिगेशन है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर जाके स्टे लेना चाहते हैं तो आपको स्टे मिल जाता है और फिर उसके बाद सालों वो मामला वहीं पे लटका रहता है। तो ये जब तक पूरे निज़ाम में सबको आप धक्का दे के आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे, और एक विजन की ज़रूरत है, एक लॉन्ग टर्म, कि ये जो धक्का हम चीज़ों को लगा रहे हैं इसने आखिर में पहुंचना कहाँ पे है, उस विजन के बगैर भी शायद पाकिस्तान में इस तरह के मसाइल बार बार उठते रहेंगे। अल्लाह करे कि हम वो चार्टर ऑफ इकॉनमी भी कर पाएँ। अभी पॉलिटिकल बहस में इसका जिक्र तो होता है लेकिन मूड और माहौल नज़र नहीं आता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।